हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन की अगर बात करें तो ओनली लेबर एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो वेरिएबल होता है, और लॉन्ग रन जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग रन में लेबर एंड कैपिटल दोनों ही जो है वेरिएबल फैक्टर के रूप में काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये होगा हमारा टोटल प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। मार्जिनल प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक एक्स्ट्रा यूनिट हमने अगर लेबर की लगाई है तो उससे हमारी प्रोडक्शन में क्या चेंज हो रहा होता है, वो होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? हमारी जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे क्वांटिटी ऑफ लेबर से तो होगा हमारा एवरेज प्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट with the factor of production. Factor of production, basically we know there are four factor of production like land, labor, capital, entrepreneur and technology. In short run, labor is the only variable factor that will be changed, and other factors like capital, entrepreneur, technology, land will be fixed. And in long run, labor and capital both are variable, मतलब कि दोनों में ही चेंज हो सकता है। फिर बात करेंगे अगर हम प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। शॉर्ट रन की अगर हम रिलेशन की बात करें टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन में, तो हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, सेकेंड स्टेज में जो है डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है एंड मैक्सिमम हो जाता है, एंड थर्ड स्टेज में इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ओके, अगर हम मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज़ करता है, मैक्सिमम हो जाता है, सेकंड स्टेज में वो डिक्लाइन करके जहाँ पर हमारा जो टीपी है मैक्सिमम होता है वहाँ पर हमारा एमपी क्या हो जाता है? जीरो। एंड जब हमारा टीपी है वो डिक्लाइन करता है तो एमपी हो जाता है नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम बात करें एपी की तो एपी शुरू में इंक्रीज़ होता है, सेकंड स्टेज में जाने से पहले वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम। एंड जहाँ पर हमारा एपी मैक्सिमम होगा वहीं पर एपी एंड एमपी एक दूसरे को कट करेंगे, और फिर एमपी को कट करने के बाद जो एपी है वो डिक्लाइन करता रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, एमपी भी इंक्रीज करेगा एंड एपी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एमपी क्या है यहाँ पे? फर्स्ट स्टेज में ही अपना मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, एंड जो हमारा एपी है वो भी फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम होके एमपी को कट कर देगा। सेकेंड स्टेज है जब टीपी डिक्लाइनिंग रेट पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा एमपी क्या होगा? मैक्सिमम होकर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ पर टीपी मैक्सिमम है वहाँ पर एमपी जीरो होगा, जहाँ पे टीपी डिक्लाइनिंग कर रहा है वहाँ पे एमपी नेगेटिव होगा। इन थर्ड स्टेज व्हेन टीपी इज डिक्लाइनिंग, एपी इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग एंड एमपी इज नेगेटिव। वी कैन रीड इट फ्रॉम हियर। In short run, TP increase by increasing rate, then increase by decreasing rate, and after that maximum, and then starts declining. This is basically first phase, this is second phase, and declining वाला third phase. Okay, next is MP. MP की बात करें अगर फर्स्ट स्टेज में वो इंक्रीज करता है, मैक्सिमम हो जाता है, एंड सेकेंड स्टेज में क्या होता है? वो जीरो होकर नेगेटिव में स्टार्ट हो जाता है, एंड थर्ड स्टेज में क्या होता है? वो पूरा नेगेटिव रहता है। अगर एवरेज जो प्रोडक्ट है उसकी बात करें तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? इंक्रीजिंग, सेकंड में फर्स्ट में वो मैक्सिमाइज हो चुका होता है, सेकंड में क्या होगा? वो डिक्लाइन, सेकंड एंड थर्ड में वो डिक्लाइन कर रहे हैं। अब अगर हम डायग्राम से देखें तो फर्स्ट स्टेज में क्या है? हमारा एमपी जो है वो ग्रेटर देन एपी है,
बट थर्ड स्टेज में क्या है, AP ग्रेटर देन MP है. अब एज अ रैशनल प्रोड्यूसर वेयर यू वांट टू प्रोड्यूस, अगर हम एक रैशनल प्रोड्यूसर हैं, यहाँ पर भी हमारा जो टोटल लेबर इंक्रीज करने से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम जो है फर्स्ट स्टेज में हमारा प्रोडक्शन कभी भी स्टॉप नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जा रहा है जैसे जैसे हम लेबर का अमाउंट बढ़ा रहे हैं. सेकेंड स्टेज में वो इंक्रीज हो रहा है, बेशक वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो हम सेकेंड स्टेज में जो है प्रोडक्शन करना पसंद करेंगे. हम थर्ड स्टेज में भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम सेकेंड स्टेज ऑप्टिमम स्टेज होती है प्रोडक्शन के लिए. फिर है रीज़न क्या है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है पहले जो है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से, एंड देन मैक्सिमम होके फिर डिक्लाइन होने लगता है. अगर हम बात करें, अगर मान लो हमारे पास एक खेत है, पहले उस पर एक जन काम करता है तो वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है. अगर हम इसमें 2 व्यक्तियों को लगाएंगे तो हो सकता है कि ये 50 प्रोड्यूस करें, 3 को लगाएं तो हो सकता है कि ये 100 प्रोड्यूस करें. बस जैसे जैसे हम जो है इन लेबर्स की जो नंबर है उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक लेवल तक जो है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्लाइनिंग रेट से इंक्रीज होने लग जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो फिक्स्ड फैक्टर है यानी कि लैंड, वो एक अमाउंट तक ही उसकी कैपेसिटी है लेबर को होल्ड करने की, तो यहाँ पे उनको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने लग जाते हैं. एंड आता है इंक्रीजिंग की बात करें अगर, तो जो मार्जिनल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर जो है रहता है. तो फर्स्ट स्टेज में इसी वजह से जब हम लेबर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता रहता है. सेकेंड स्टेज में डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो उतनी कैपेसिटी उसमें नहीं मतलब बचती है बहुत ज़्यादा लेबर लगाने के बाद, तो स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर्स हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सेकंड जो स्टेज है उसमें हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है, बट वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है. ओके. फिर है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर. आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हम अगर लेबर में चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारी क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है. अगर इसके फॉर्मूला की बात करें अगर हम, तो चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन लेबर, यही लिख सकते हैं हम इसे. अगर हम देखें तो चेंज इन क्वांटिटी बाय क्यू, अगर हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या होगा, हमारा L बाय चेंज इन L. ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन Q बाय चेंज इन L इंटू L बाय Q. अब चेंज इन Q बाय चेंज इन L क्या होता है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, और Q बाय L क्या होता है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट. ठीक है, तो अगर हम जो हमारा आंसर आया है चेंज इन Q बाय चेंज इन L को लिखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एंड L बाय Q था, अगर हम उसको डिवाइड में कर देंगे तो Q बाई L हो जाएगा. Q बाई L का मतलब क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर. तो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर और इनपुट क्या है, शॉर्ट रन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. ओके, देन बात करते हैं लॉन्ग रन की. लॉन्ग रन में हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन को आइसोक्वेंट कर्व्स के थ्रू. आइसोक्वेंट्स क्या होते हैं, वो सभी कर्व जो कि बताते हैं कि हम इनपुट में जब चेंज कर रहे हैं तो कितना लेवल आउटपुट का चेंज हो रहा है. आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज इनपुट कॉम्बिनेशन विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट. मतलब कि वो अलग अलग आउटपुट अलग अलग कम्बिनेशन बताएगा जिससे आप सिमिलर लेवल ऑफ आउटपुट को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेबर एंड कैपिटल के कम्बिनेशन को वो इंडिकेट करेगा. स्लोप ऑफ
आइसोक्वांट कर्व की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बेसिकली क्या होता है कि आपको जो नंबर ऑफ कैपिटल है उसको इंक्रीज़ करने के लिए नंबर ऑफ लेबर जो है कितने कम करने पड़ेंगे या रिप्लेस करने पड़ेंगे अगर आउटपुट फिर भी सेम रहे। सपोज यू आर इन्वेस्टिंग 10 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 5 of labor initially. When you want to increase your labor 7, you have to decrease your capital, that is called marginal rate of technical substitution। मतलब आप एक यूनिट कैपिटल का लेने के लिए कितना लेबर को जो है सेक्रीफाइस कर सकते हो, या आप एक एक्स्ट्रा यूनिट लेबर का लेने के लिए कितना कैपिटल को सेक्रीफाइस कर सकते हो अगर आउटपुट जो है सेम रहे। ठीक है, फिर है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल बेसिकली हम स्टडी करते हैं कि हम अगर इनपुट में चेंज कर रहे हैं तो उसके प्रोपोर्शन में हमारा जो आउटपुट है वो कितना इंक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रहा है। मान लो अगर आपने जितना इंक्रीज़ करा है सेम उतना ही इनपुट में मतलब आउटपुट में इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर आपने जितना इनपुट को इंक्रीज़ किया उससे कम इंक्रीज़ हो रहा है आउटपुट में तो होगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एंड अगर आपने जितना इंक्रीज़ जो है इनपुट में किया उससे ज़्यादा आपको जो है आउटपुट मिल रहा है, उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में आउटपुट मिल रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज बिफोर यू आर टेकिंग 10 यूनिट ऑफ लेबर एंड 10 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड आप प्रोड्यूस कर रहे थे 100। अब मान लो आपने डबल कर दिया, 20 इसके ले रहे हो 20 इसके ले रहे हो और ये जो है 200 हो गया। मतलब कि आपने डबल लेबर एंड कैपिटल को किया और आपका आउटपुट भी डबल हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मतलब आपने जितना प्रोपोर्शन में इनपुट को इंक्रीज़ किया उतना ही प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे हुआ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सपोज अगर यही आउटपुट जो पहले 10 पे, यहाँ पे लेबर है यहाँ पे कैपिटल है, 100 था, आपने इंक्रीज़ करा 20 पे, 20 लेबर के लगाए 20 ही कैपिटल के लगाए। ठीक है, अब ये आउटपुट जो है इंक्रीज़ कर गया 250। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आपने दो मतलब 2 के मल्टीपल में जो है अपने जो इनपुट्स हैं उनको इंक्रीज़ करें, बट आपको जो आउटपुट इंक्रीज़ होके मिल रहा है वो 2.5 मल्टीपल मिल रहा है। ओके, अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होगा, आपने 10 लगा रखा था, 100 मिल रही थी। अब मान लो इसमें इंक्रीज़ होता है 180 के इक्वल, तो क्या होगा, इंक्रीज़ हुआ बट उतना नहीं हुआ जितना आपने जो है इनपुट्स को इंक्रीज़ किया था। तो समझ में आया आपको, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग में क्या होता है, जितना आपने इनपुट को इंक्रीज़ किया उससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिल रहा है। डिक्रीजिंग में होता है आपने जितना प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ किया इनपुट को उससे कम आपको इनपुट जो है आउटपुट मिल रहा है। कांस्टेंट में होता है जितना आपने इनपुट को इंक्रीज़ किया उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, तो लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर। इट रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होगा, इंक्रीज इन आउटपुट इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन दैन इंक्रीज इन द इनपुट्स। मतलब कि क्या हुआ, जितना हमने इनपुट में इंक्रीज़ किया उससे ज़्यादा आपको आउटपुट में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या है, आउटपुट इंक्रीजेज इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन दैन द इंक्रीज इन द इनपुट्स। जितना हमने इनपुट को इंक्रीज़ किया उतना हमें इंक्रीज़ नहीं देखने को मिल रहा है आउटपुट में। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में क्या है, जितना हमने इनपुट को इंक्रीज़ किया है उतना ही हमें आउटपुट में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है फर्स्ट जो डायग्राम है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, जिसमें क्या है कि वो जितना लेबर एंड कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनको जो है आउटपुट देखने को मिल रहा है। वी कैन सेट, पहले कि इतना लेबर एंड कैपिटल लगा रहे हैं, ए से बी तक उन्होंने लेबर एंड कैपिटल को इंक्रीज़ किया एंड 200 उनको
मतलब डबल हो गई उनकी जो आउटपुट है वो। बट यहाँ पे क्या इन्होंने रिसोर्सेज डबल किए नहीं। थर्ड देखें तो इंक्रीज़ उससे भी कम है, बट जो आउटपुट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में देखें तो ये जो है ज़्यादा आउटपुट इनपुट्स लगा रहे हैं, बट इनका आउटपुट जो है सेम ही इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या है, हमारे आइसोक्वांट जो कर्व है वो एक दूसरे के पास पास हैं, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या है, आइसोक्वांट दूर दूर हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमने शॉर्ट रन में देखा कि ओनली लेबर जो है वो ही जो है वेरिएबल फैक्टर्स है, एंड जो लॉन्ग रन है उसमें लेबर एंड कैपिटल दोनों ही वेरिएबल फैक्टर के रूप में काम करते हैं। जब हम शॉर्ट रन का जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन है उसका हम रिलेशन देखते हैं। शुरू में क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, एंड उसके बाद क्या होता है, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करता है बट डिक्लाइनिंग रेट से करता है, और उसके बाद वो मैक्सिमम होके डिक्लाइन करने लग जाता है। ओके, फिर बात करी हमने लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन की बात करें अगर हम, तो हमने देखा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और लॉन्ग रन में हम डेफिनेटली जो सारे हमारे फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, वो सब हम देखते हैं, और लैंड और लेबर एंड कैपिटल दोनों ही इसमें वेरिएबल के रूप में काम करते हैं। फिर हमने देखा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा जो आइसोकाइंड कर्व होता है उसका स्लोप के रूप में काम करता है। सो दिस इज़ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू in understanding the concept of theory of production. Thank you so much.